मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी वालों, कैसे हाल चाल है? टेक्नीशियन की तैयारी कैसे चल रही है मेरे बच्चों? बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए हम लोग अपनी क्लासेस को लाने में, लेकिन वही वाली बात है ना, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए। मैं आपको अपना थोड़ा सा छोटा सा बेसिक इंटरव्यू दे देता हूँ। मैंने एएलपी का एग्जाम दिया था 2018 में। मैंने जो ट्रेड कर रही है वो बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग कर रही है मैंने मैकेनिकल से। 2018 में जो एएलपी की वैकेंसीज आई थी तो मैंने उसको क्वालिफाइड किया था। मेरा प्री भी क्वालिफाइड हुआ था, मेंस भी क्वालिफाइड हुआ था और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई हुआ था। लेकिन मैं इत्तेफाक से जो आपकी रीजनल कट ऑफ होती है उससे बाहर हो गया था। मेरे 71 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 और 72 या फिर 73 के पास आसपास अजमेर जोन की ओबीसी से कट ऑफ गई थी। तो मैं थोड़ा सा रह गया था। मैंने आरआरबी अजमेर जोन क्वालिफाइड कर दी थी, तो मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ एएलपी 2018। और टेक्नीशियन में मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ साइंस के क्वेश्चंस की। तो मैं ये अपनी प्रायोरिटी रखूंगा कि साइंस में जो हमारे 40 नंबर का पोर्शन है ना, वो सारा का सारा सिक्योर रहे। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आने चाहिए। एक वीडियो देखा था मैंने, एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यू क्या, जो पेपर दे के निकलते हैं बच्चे, उनसे पूछने लगा एक बंदा रिपोर्टर कि हाँ भाई आपका कैसा रहा। तो उसने बहुत गुस्से में जवाब दिया कि YouTube से मत पढ़िएगा, साला बर्बाद कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे उसमें से आएगा लेकिन आता नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बच्चों को वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो रैंडमली क्वेश्चंस हल्के फुल्के होते हैं। मैं एक बुक को सॉल्व कराऊंगा और बुक के अंदर जो इवन मतलब इजी और हार्ड हर लेवल का क्वेश्चन होता है, तो मैं बच्चों को सारे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा एक एक चैप्टर के। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेक्चर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों की, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली मजा बहुत आएगा। वीडियो स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं ना, ये इस चैप्टर है तरंग गति या फिर तरंग और उसके गुणधर्म। तो तरंग के अंदर से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और मैं वो सारे क्वेश्चन उठा कर लेकर आ गया हूं जो आरआरबी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप ऐसा मान के चलें कि अगर 2-3 क्वेश्चन फंस गए ना, तब भी मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। तो मैंने अपना बेसिक सा इंटरव्यू दे दिया। आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कराऊंगा, वो भी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की, स्पेशली ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं मैं। टारगेट जो रहेगा 40 आउट ऑफ 40 रहेगा। मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कराऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत जल्दी अपना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब इसको देखिएगा भाई, कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जखीरा है क्वेश्चनों का, जखीरा। पहला चैप्टर आपके सामने तरंग और उसके गुणधर्म, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रखा है कि एक अभिकथन है, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है। क्या कहा, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी। तो एक काम कर लेते हैं जरा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। ये एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना। v जो है वो वेग को बता रहा है और ये जो है आवृत्ति को बताता है, आवृत्ति। और लैम्डा जो है ये तरंग दैर्ध्य को बताता है। थोड़ा सा गंदा सा लगेगा कि सर आपने टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपसे कह रखा है कि वेग स्थिर है, जब ये स्थिर होता है तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कहीं ना कहीं लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर आप लैम्डा को आधा करोगे तो कहीं ना कहीं अपॉन का 2 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आवृत्ति जो है वो डबल हो जाती है। तो पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, बात बिल्कुल सही है। अब देखो इसका कारण क्या है, कारण यह है कि वेग जो होता है वो आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य होता है। तो बात ये भी सही है भाई, ऐसे ही तो है, वेग जो है वो आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। इसी फॉर्मूले से ये वाली बात निकल कर आई है कि तरंग दैर्ध्य आधी करने से आवृत्ति डबल हो रही है। तो ये वाली बात भी ठीक है और ये वाली बात भी ठीक है। और एक बात और, नीचे वाली बात जो है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रही है अभिकथन का। तो इसका मतलब दोनों सही है और ये भी है
कि अभिकथन की सही व्याख्या हो रही है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की उचित व्याख्या है। तो इस हिसाब से ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में ये पूछा गया था 2016 में, शिफ्ट 1 के अंदर, सॉरी शिफ्ट 2 के अंदर। तो ऐसे ही सारी डेट लिखी हुई है, बताने की कोई जरूरत नहीं, आपको साफ दिख रहा होगा। तो मजा आने वाला ओवरऑल। अगर कहीं ना कहीं मेरी बैटरी डाउन हो जाए तो बता देना, ध्यान भी मेरा इसकी तरफ को ही है, तो कहीं ना कहीं आवाज आनी बंद हो जाती है तो मजा बिगड़ जाता है। तो पहले का हो गया बी, ठीक है। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन की तरफ को चलो। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता है। तरंग की विशेषता की बात कर रहा है। तरंग दैर्ध्य क्या विशेषता है, आयाम क्या विशेषता है, आवृत्ति क्या विशेषता है, या माध्यम। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। देखो इस चीज पर भी ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। देखो तरंग की विशेषता, तरंग दैर्ध्य तरंग का खुद का एक हिस्सा है, तो ये विशेषता है। आयाम ये भी विशेषता है, और आवृत्ति ये भी विशेषता है, माध्यम नहीं है। माध्यम विशेषता तरंग की नहीं होता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर डी, कि माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को देखिएगा। जो सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ आप उसी की तरफ को देखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपसे कह रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50, आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। क्या आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति जिसको आप न्यू कहते हो, ये आवर्तकाल का उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। ओ आर, और आप ये भी कह सकते हो कि जो आवर्तकाल है वो कहीं ना कहीं आवृत्ति का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट भी ध्यान रखना। आवृत्ति का यूनिट जो होता है सेकंड इनवर्स भी होता है, जिसको आप हर्ट्ज कहते हो, ठीक है, ध्यान देना। अब आपसे कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 है, तो आवृत्ति दे रखी है आपको, और आपसे पूछा है इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल जो होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। आवृत्ति दे रखी है 50, तो 50 एक को 50 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा भाई, आप देखोगे तो 50 दूनी 0.02, 0.02 सेकेंड, ये है 0.02 सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा यहां पर हो चुका है बी। तो क्लियर बात समझ में आ रही है ना, क्लियर बात समझ में आ रही है ना। ऐसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये भी हो गया, एक एक चीज क्लियर करवाता हूं चल रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रखा है निम्नलिखित का मिलान करें। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मिलान करो आप। मिलान, मिलान कैसे करोगे। आपसे कह रखा है रेडियो तरंग है और इसका मिलान करना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक गट्स बताऊं इसके अंदर। वो गट ये है कि जो सबसे अच्छा आपको याद है उसका मिलान पहले करो। जैसे कि गामा किरण है, आपने बहुत पढ़ा होगा, गामा किरणों का जो उपचार होता है वो कैंसर में होता है। तो कहीं ना कहीं गामा किरणों का संबंध कैंसर से है, मतलब डी वाला उसका आंसर क्या है, 4th है। तो डी वाले का 4th कहां मिलेगा, डी का 4th इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं हो सकता, इसे काट दो। इन तीनों में से एक ऑप्शन ठीक होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो ठीक है, गामा किरणों का खत्म। और आपको पता है रेडियो तरंगों का इस्तेमाल जो होता है अपने सेल फोन के अंदर होता है, मोबाइल फोन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ए का थर्ड है। अब देखो ए का थर्ड किस में है, सी के अंदर दिखाई दे रहा है मुझे ए का थर्ड। बस खत्म, लगाओ और आगे बढ़ो, इतना टाइम खर्च मत करो, ए का थर्ड। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि अवरक्त किरणों का जो उपयोग होता घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट में इसका इस्तेमाल होता है, और सूक्ष्म तरंगें विमान नेविगेशन में इस्तेमाल की जाती हैं। क्लियर है, क्लियर है, हो गया अच्छे से क्लियर। चलो इसको मिटा देते हैं अब। तो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो सी बनने वाला है, और सी पे मैंने टिक कर भी दिया। आगे चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश 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 कंपन करते हैं। क्या है भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूं। जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं साउंड वेव, और साउंड वेव जो होती है वो जिस दिशा में तरंग चलती है ना, उसी दिशा में जो माध्यम के कण होते हैं ना, उसी दिशा में आगे पीछे दोलन करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं। तो आगे पीछे कंपन करते हैं। और अगर अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं तो माध्यम के कण जो है वो ऊपर नीचे
तरंग अगर आगे को चल रही है तो माध्यम के कण ऊपर नीचे दोलन करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तरंग चल रही होगी, अनुदैर्ध्य तरंग साउंड वेव जब आगे को चल रही होगी तो माध्यम के कण इस तरह से समांतर कंपन करेंगे। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए बात की जा रही है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा समांतर। जो कण है वो समांतर कंपन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा इसको, और आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सब लोगों के लिए ये वीडियोस है, ऐसा नहीं है स्पेशली कि मैं टेक्नीशियन के लिए बना रहा हूं, ये जेई वालों के लिए भी है और ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए भी है, ध्यान देना, ठीक है। तो पांचवा भी क्वेश्चन आपने लगा दिया। छठे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता। तरंग लंबाई किसको कहते हैं, जरा थोड़ा समझ लो। अगर तरंग चल रही है, देखो मैं अनुप्रस्थ तरंग के हिसाब से बता दूं क्योंकि आंसर तो अनुदैर्ध्य से भी आ जाएगा। देखो तरंग अगर इस तरह से चल रही है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो एक दोलन पूरा करने में तरंग जितना आगे को जाती है उसको बोलते हैं तरंग लंबाई। क्या बोलते हैं, तरंग लंबाई, जिसको हम जनरली लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर जो लैम्डा है ना, लैम्डा, वही इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के भी आपने, है ना, इसके आपने तोते उड़ा दिए, धर्राटे काट दिए इसके, है ना। ओम फूल ले भैया, धर्राटे काट रही है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, आपको पता है जब संपीड़न होता है तो गैस के पार्टिकल्स जो है ना वो पास पास आ जाते हैं। पास पास आने की वजह से उनके बीच में टकराव होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो जहां पर संपीड़न होता है, ध्यान देना, जहां पर संपीड़न होता है वहां पर जो वायु दाब है वो उच्च होता है, उच्च। ध्यान देना, संपीड़न जहां पर होता है वायु दाब वहां पर उच्च होता है, और जहां पर विरलन होता है वहां पर वायु दाब कम होता है, वहां पर तापमान भी कम मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है। आरआरबी ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलो। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल, समय अंतराल बोलते हैं टाइम पीरियड, आवर्त काल को, ठीक है। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल जो है वो इतना है। तो टी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0 सेकेंड। तो आपसे कह रहा तरंग की आवृत्ति क्या होगी, मैंने कुछ देर पहले समझाया था कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। आवर्तकाल आपको दे रखा है 0.04, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 4 है ऊपर 100 है, तो 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार चला जाएगा। आवृत्ति हो जाएगी 25 हर्ट्ज, स्वाहा 25 हर्ट्ज, बी ऑप्शन है। वो बच्चा लगा पाएगा ना जो वीडियो देखेगा, वो बच्चा कैसे लगा लेगा जिसने वीडियो ही नहीं देखी। इसका सॉल्यूशन उससे नहीं होगा, उस बच्चे से होगा जिसने वीडियो देख रखी होगी, क्योंकि उसे गट्स आते हैं, उसे तरीके आते हैं सॉल्व करने के। कितना टाइम ले लोगे आप इसे, 10 सेकंड ले लोगे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने के लिए, तो कितना बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए, बहुत बेनिफिट है। वीडियो देखो, लास्ट तक देखो ताकि आप लोगों को इसका संपूर्ण बेनिफिट मिल सके। तो 8 क्वेश्चन आपने लगा लिए। 8 के बाद में अब देखो यहां भाई क्वेश्चन बहुत हैं आप लोगों के लिए, बहुत क्वेश्चन लिए गए। 8 क्वेश्चनों के बाद में यहां को आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। पराश्रव्य तरंग, एक काम कर लेता हूं, जो मैंने सॉल्व करा दिया ना उसको मैं काट देता हूं ताकि स्पेस बने। इतना तो मैंने सॉल्व करा दिया, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नीचे दिया गया, नीचे दिया गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, बेबी है, देखो पेट में, फीमेल के पेट में बेबी है। तो ये फीमेल के पेट में बेबी है। आपको पता है ये कैसे चेक होता है, अगर आप जाओगे तो अल्ट्रासाउंड कराओगे आप, अगर आपकी वाइफ है तो अपनी वाइफ का अल्ट्रासाउंड कराओगे, गर्लफ्रेंड है तो अल्ट्रासाउंड कराओगे। तो अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में तो ये इमेज बनती है जो अंदर बेबी होता है उसकी। तो आपसे कह रहा है नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों को, पराश्रव्य तरंगें वो होती हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है। तो पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है इसको। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये अल्ट्रासोनोग्राफी है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। 9वां क्वेश्चन कर दिया, 10वें क्वेश्चन की तरफ को चल रहे हैं, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ को, अरे भाई ये तो हैंग हो गया भाई, थोड़ा सा आराम ले रहा है ये। 10वें क्वेश्चन की तरफ को चलने, चलो 10वां क्वेश्चन। वाह, ये क्या था, ये क्या था भाई, नहीं चाहिए हमें ये।
नहीं चाहिए, भाग गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ को देखो अब आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। तरंग दैर्ध्य आपको दे रखा, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं लैम्डा को, लैम्डा दे रखा 125 मीटर, ठीक है। जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तरंग की गति, एक तरह से तरंग की गति ये आपको दे रखा कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। तो आपसे बोल के रहा है नाव के हिलने की आवृत्ति, तो आवृत्ति पूछी है आपको। फॉर्मूला मैंने इसके अंदर पहले ही बता दिया था, v इज इक्वल टू होता है, v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v आपको दे रखा है 25, आवृत्ति पूछ रखा है, लैम्डा दे रखा है 125, 125 को डिवाइड में ले आओ तो 25 अपॉन 125 ये हो जाएगा न्यू आवृत्ति। 25 पंजे 125, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2 हर्ट्ज। स्वाहा, 0.2 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। वही बच्चा कर पाएगा ना जिसने ये वीडियो देख रखी होगी। बैटरी डाउन हो गई, सेल चेंज कर देता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये बैटरी डाउन हो जाती है यार। कोई ऐसा हो जिसकी बैटरी डाउन ही ना हो। ठीक है भाई, तरीका ये है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से आप लगाओ, आपका आंसर आएगा। जब मेरा आया तो आपका भी आएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, एक भी क्वेश्चन। अभी तो फिजिक्स लेकर आया हूं, बहुत जल्दी केमिस्ट्री, उसी तरह से बायोलॉजी भी। अब देखिएगा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? देखो रंगों की बात आ जाए तो मैं एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। ऐसा लिखो विबग्योर, VIBGYOR। ये है वॉयलेट, ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। ऐसे जब चलते हैं तो तरंग दैर्ध्य, जिसको आप लैम्डा कहते हो, तरंग दैर्ध्य ये बढ़ती है। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो आवृत्ति घटती है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज घटेगी, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी जो होता है वो आवृत्ति से निकलता है। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और जिसकी आवृत्ति कम उसकी एनर्जी भी कम। जब इन रंगों की आवृत्ति कम है तो इनकी एनर्जी भी कम है, ठीक है। इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य इनकी सबसे कम होती है। तो आपसे पूछा है किस रंग की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ किस कलर की सबसे कम होगी? तो यहाँ के कलर देखो, ठीक है, इधर वाले कलर ज्यादा वेवलेंथ के, इधर वाले कलर कम वेवलेंथ के। तो सबसे कम किसकी है? देखो लाल रंग की नहीं, ये तो सबसे ज्यादा होता, तो ये नहीं होगा। नारंगी रंग, नारंगी रंग ऑरेंज हो गया तो इसकी भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। नीला रंग, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, तो ऑप्शन डी पे लगाओ और आगे बढ़ो। ये तभी याद होगा ना, ये तभी समझ में आएगा। देखो आपको रटाने की तो कोशिश मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मेरा मोटिव ये है कि आपको चीजें समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन को स्टिल अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि याद कर लो, मैंने लॉजिक बताए। यही मेरा मेन मोटिव है एजुकेशन का, कि मैं आपको लॉजिकली चीजें समझाऊं कि चीजें सॉल्व कैसे हो रही हैं। ये मैंने आपको रटाया नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर क्या होते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। लेडी से पढ़ा रही हैं डायरेक्ट, बेटे ये होता है। होता कहां से? यहां से होता है। डिटेल ये है, अगर इसके ऊपर 10 क्वेश्चन बना दूंगा तो आपको 10 क्वेश्चन मैम रटाएंगी। मैं एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आप 10 के 10 क्वेश्चन लगा दोगे, ये बेनिफिट है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। उतार ले करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया बैंगनी। शिफ्ट 1 में पूछा था, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। पहले ही बताया था, अगर विक्षोभ आगे को जा रहा है, डिस्टरबेंस अगर आगे को जा रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, तरंग आगे को जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे को, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। तो तरंग है अनुप्रस्थ। और अनुदैर्ध्य में क्या होता है? जो तरंग, जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, कुछ इस तरह से, और अनुप्रस्थ में कुछ इस तरह से। दोनों याद रखना आपको। 12वां भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलो। ब्रिलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। ब्रिलीकरण, तरंग के पार्टिकल्स, मतलब तरंग चल रही है तो माध्यम के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो इसको बोलते हैं ब्रिलीकरण।
संपीड़न और विरलन की रूप में तरंग आगे को चलती है, जिसको बोलते हैं साउंड वेव। तो साउंड वेव में तरंग संपीड़न और विरलन की फॉर्म में जाती है। तो जहां पर संपीड़न होता है वहां पर पार्टिकल पास पास में आ गए, वहां पर दाब ज्यादा और तापमान भी ज्यादा। जहां पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरलन, वहां पर ताप कम होता है, वहां पर दाब भी कम होता है। तो ताप और दाब दोनों कम। तो विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है निम्न। क्या होता है? निम्न। तो 13वें का हो गया ए। लगाओ स्क्रीनशॉट और आगे चलो। अगर आप लोगों से आंसर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप अपना रिवीजन लगाओ मेरे बेटे, आप अपना रिवीजन लगाओ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा, क्वेश्चन नंबर 14 में किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें, देखो समुद्र के तल की बात कर रहा है, नीचे समुद्र के तल के नीचे की बात कर रहा, तो नीचे जो लहरें बनती हैं वो कैसी बनती हैं? अनुदैर्ध्य दिए। कैसी बनती हैं? अनुदैर्ध्य दिए। अगर सतह की बात करोगे तो सतह पर कुछ इस तरह से लहरें उठेंगी तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। लेकिन जो तल की बात करोगे, तल पे क्या होगा? तल पे जाके जब ये लहरों का इफेक्ट या फिर प्रेशर पड़ेगा तो वहां पर अनुदैर्ध्य तरंगे स्टार्ट हो जाएंगी बनना। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य इसका आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी वक्त आया था बेटे एएलपी, जो मैंने क्वालिफाइड किया था। अफसोस होता है यार, पता नहीं कैसे रह गए, क्या मसला रहा हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? शुरुआत में बता दिया, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ध्यान रखना। अगर एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो आवृत्ति बढ़ा रहे हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? घट जाएगी। तो ये घट जाती है, यह घट जाती है। यहां से समझ लो, एक क्वेश्चन नहीं है अकेला, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलो, उठा लो। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है, आवृत्ति दोगुनी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य आधी हो जाएगी, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक डबल हो रहा है तो दूसरा आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मूल का दोगुना मूल का आधा, ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी तरंग की आवृत्ति मतलब न्यू जो है वो डबल हो रही है, दोगुनी हो रही है, तो आपसे पूछा है कि उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो भाई तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये डबल हो गया तो ये आधा हो जाएगा, याद रखना। तो मूल का आधा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में अब मैं देखो इसको फिर से कट कर देता हूं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने लगा दिया, तो इसको क्रॉप करो भाई, इतने हिस्से को क्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जो पार्ट सॉल्व होता चला जाए उसको हटा दो। मजा आ रहा ना? कमेंट बॉक्स में करके बताएं कमेंट कि कैसा लग रहा है आपको। तो कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलो, अब और ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनकी तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकंड है। तो 100 मीटर अलग है मतलब क्या है? 25 मीटर पर सेकंड ये तरंग की चाल है, तो आपको वी दे रखा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपसे कह रखा है नाव के हिलने की आवृत्ति पूछ रहा, तो आपको कहीं ना कहीं तरंग दैर्ध्य दे रखी है कितनी? 100 मीटर। तो 100 मीटर हो गई तरंग दैर्ध्य। v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v दे रखा 25, न्यू आपसे पूछ रहा है, लैम्डा है 100। तो 25 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी 0.25। तो न्यू इज इक्वल टू आ गया 0.25 हर्ट्स में। 0.25 है क्या कहीं? 0.25 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला कितनी बार इस्तेमाल कर दिया मैंने, कितनी बार आप लोगों को लगाना सिखा दिया। तो ऐसे ही लगेगा ये फॉर्मूला, ऐसे ही लगेगा ये फॉर्मूला। इसके बाद इसको मिटा देता हूं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता तरंग की विशेषताएं। शुरू में बता दिया ये तरंग की विशेषताएं होती हैं, ध्यान रखना क्या क्या होता है? तरंग की चाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये तरंग की सभी विशेषताएं हैं। इसके बाद आता है किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? यार कितनी जबरदस्त बात है। अगर मैं कहूं कि माध्यम के पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास पास हैं, तो कहीं कहीं दूर भी होंगे, कहीं कहीं पास भी होंगे। जहां जहां पास होते हैं
जहां पास ये फिर दूर। तो दो संपीड़न के बीच का गैप हो या दो बिरलन के बीच का गैप हो, इनको इक्वल कहा जाता है। ये कहलाती है तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। तो किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न ये हो गए और दो विरलन ये हो गए। तो किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? देखो तरंग जो है एक तरह से यहां से उठी है और यहां जाके खत्म हुई है। तो ये संपीड़न था और ये भी संपीड़न था, ये भी संपीड़न हो गया। तो दो संपीड़न आते हैं, दो विरलन आते हैं, दो संपीड़न आते हैं, दो विरलन आते हैं, तभी एक तरंग का संपूर्ण चक्कर लगता है। तो इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखना ये वाली बात भी, ठीक है। लॉजिकली ये वाली बात भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ को लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। यार इस फॉर्मूले को तो आप लगातार यूज कर रहे हो। क्या होता? v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है? आवृत्ति, लेकिन यहां पर इन्होंने आवृत्ति को न्यू ना कह करके f दे रखा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू लैम्डा। तो कहां है f लैम्डा? f लैम्डा v इज इक्वल टू ये है b। लगाओ और आगे बढ़ो। कितने कितने इजी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन लग रहे हैं जब मैं आपको इजी वे में चीजों को समझा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति इतने है? देखो आवृत्ति दे रखी है, 840 हर्ट्ज, आवृत्ति इतने और गति कितनी है? v की वैल्यू दे रखी है 380 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v कितना दे रखा? 380। न्यू कितना दे रखा? 840। लैम्डा आपसे पूछा, तो 10 से 10 कट गया, 38 के भाग में आ जाएगा 84 और ये लैम्डा की वैल्यू होगी। तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 19 और 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 42। तो 19 को 42 से भाग कर दो, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4 चौके 16। तो 0.4 से शुरू हो रहा है, 0.4 से, तो 0.4 से a की वैल्यू शुरू हो रही है, वो है ये। दिमाग मत लगाना ज्यादा। 0.4 से शुरू हुआ तो यही आंसर होगा, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर होगा भी नहीं। खत्म। ठीक है, ठीक है। ध्यान दो मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। आप जल्दी से रोक करके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश किया करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मेरे बच्चे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन पर खड़ा रहूं, बहुत टाइम लग जाएगा वरना वीडियो को। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगों की रफ्तार कम होती है, प्रकाश तरंगों की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जबकि प्रकाश तरंगे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिनको आप अनुप्रस्थ भी कहते हो। तो इन दोनों के बारे में कौन सा? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इस पर नजर पड़िए, यही सही है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23, डैश 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 एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता। तरंग की प्रकृति का वर्णन कौन कौन सी चीजें नहीं करती? देखो आयाम भी करता, आवृत्ति भी करता है और ये तरंग दैर्ध्य भी करती है। क्या नहीं करती? ऊंचाई, ऊंचाई नहीं करती। ऊंचाई तो होते नहीं है तरंग के अंदर भाई, आयाम होता है, तरंग की आवृत्ति होती है, तरंग की वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य जिसको आप कहते हैं, ये सब चीजें होती है। ऊंचाई का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर हो गया। चलो भाई, मजा आ रहा है यार मुझे तो बहुत ज्यादा। 23 के बाद 24 की तरफ को चलते हैं। 24 और 25 देखते हैं। 24 आपसे कह रहा है ध्वनि तरंग जिसकी स्पीड दे रखी है 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? यूनिट पे ध्यान देना, यहाँ पर स्पीड में दे रखा मीटर पर सेकंड, जबकि तरंग दैर्ध्य में सेंटीमीटर दे रखा, तो कहीं ना कहीं ये लोचा पैदा कर सकता है। तो आप लिख लो v कितना दे रखा है स्पीड 339 और यह है मीटर पर सेकंड में, और आपसे तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना दे रखा 1.5। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं और आपको ये बदलना पड़ेगा अगर आपको अपना आंसर सही चाहिए तो। ठीक है, कर दिया हमने। तो आपसे आवृत्ति पूछ रहा, न्यू पूछ रहा है, तो आपको पता v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v कितना दे रखा 339, v न्यू पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻²। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो 339 के डिवाइड में आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²। ये -2 जो है ऊपर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, 339 +2 का मतलब 100 है और नीचे 1.5 ऐसे रहेगा। पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा।
अब 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 जीरो ऐसे बचेंगे। तो 113 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 2 2 6 और 2 जीरो ऐसे रहेंगे। तो ये आ चुकी है आवृत्ति। सॉल्व करो आप लोग खुद। तो ये हो जाएगा 22,600 हर्ट्ज। तो कहाँ दे रखा 22,600? 22,600 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। मेरा सही कैसा आ रहा है भाई? मेरा सही इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कैलकुलेशन सटीक कर रहा हूँ, फॉर्मूला सही लगा रहा हूँ। आप लोगों का भी ऐसे ही आएगा क्योंकि आप लोग मेरी खुद की वीडियो देख रहे हो। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी आपने लगा दिया। देखो न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप उन लोगों से नहीं होगा जो रट्टू तोता होते हैं, जो आपको रटाते हैं, उन लोगों से नहीं होगा न्यूमेरिकल टाइप। अगर बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके एग्जाम में आ जाए, एंट्रेंस में आ जाए, या फिर टेक्नीशियन वगैरह कहीं भी आ जाए ये क्वेश्चन भाई, ये तभी होगा जब आपसे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंग भेजता है। तो आपको आवृत्ति भी दे रखी है 400 हर्ट्ज और साथ में तरंग दैर्ध्य लैम्डा भी दे रखा है 2.5 मीटर। तो आपसे भाई चाल पूछ रहा है, देखो यही फॉर्मूले पूछे जाएंगे। v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू कितना 400, लैम्डा कितना 2.5। पॉइंट हटा दो, नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 40 की 25 से मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 और एक जीरो ऐसे ही। तो वेलोसिटी आ जाएगी 100, 100 नहीं 1000 मीटर पर सेकंड। तो सी ऑप्शन ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप था। 2018 में आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था, 5 तारीख 12वां महीना 2018। ठंड में ही एग्जाम कराते हैं ये लोग, ठंड में ही बच्चा सुकुड़ता हुआ जाता, बच्चे की हर चीज सुकड़ जाती है भाई इस मौसम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी? दूरी दे रखी है, स्पीड दे रखी है, टाइम पूछा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। दूरी ऐसे देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय? चाल कितनी दे रखी है 700, ध्वनि तरंग की गति, हाँ चाल दे रखी 700, दूरी कितनी है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 7000 मीटर। समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा, समय बड़ा खराब चल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 से काटोगे तो 10 बार चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा समय। समय भाग में है, इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो समय की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकंड। कितना? 10 सेकंड। 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस तरह से लगाओ आप, जैसे मैं लगा रहा हूं बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लगाने। आप सबसे पहले चैनल पर आ चुके हो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, वीडियो का लिंक शेयर करो प्लीज, पहले ही काम करो जल्दी से, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 26 में निपटा दिया, निपटारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। तो अब तो ये सब खत्म हो गए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी करा दिया, तो इसमें अब क्या बचा भाई? ये फर्स्ट पार्ट खत्म। 26 के बाद अब 27 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ले ले, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा कर लो इसको जरा, आ जाओ, मजा आएगा। हार्ड लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके सामने और यही आएंगे, इनसे बच के नहीं जाएगा। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति न्यू और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है? मैंने बताया था कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो जो आवृत्ति है, आवृत्ति न्यू जो है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो ये तो 1/t² है, ये n बराबर t है, ये है 1/t। तो c वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर n आवृत्ति है और t जो है वो आवर्तकाल है। ठीक है, 27 में भी हो गया। 28वां देखो, 28वां थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर दिक्कत पड़ रही है देखने में तो बड़ा कर देते हैं। 28वां आपसे कहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग मतलब कौन सी होती है पता? अनुप्रस्थ तरंग उसको बोलते हैं जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जो ध्वनि तरंग है वो अनुप्रस्थ नहीं है, वो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो देखो तलाश करो कि कहीं ना कहीं साउंड वेव तो नहीं दे रखी। प्रकाश तरंग है, ये भी अनुप्रस्थ होती है। रेडियो तरंग है, ये भी अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, ये होती हैं अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था भाई, उड़ा देंगे? आप भी उड़ा दोगे, सारे क्वेश्चनों को आप उड़ाओगे जैसे मैं उड़ा रहा हूं। 29वां क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है। शीर्ष समझते हो आप? शीर्ष मैं तरंग बना देता हूं तो तरंग के शीर्ष ये हो गए, तो और बना दो शीर्ष। लो,
दो क्रमिक शीर्ष, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, शीर्षों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगर आप शीर्ष के अलावा गर्त देखोगे तो गर्तों के बीच की दूरी को भी आप तरंग दैर्ध्य कहते हो। कहीं से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब दो ऑल्टरनेट एग्जैक्टली सेम लोकेशन होनी चाहिए तरंग के बीच, तरंग के अंदर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच जो कण है वो समान समान जो है ना उसमें होने चाहिए फेज में, तो उनके बीच के गैप को आप तरंग दैर्ध्य कहते हो। यहाँ का जो पार्टिकल है वो सबसे पीक पोजीशन पर है, यहाँ का पार्टिकल भी सबसे ज्यादा पीक पोजीशन पर है, तो इनके बीच को गैप को ही तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी एल है, तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है भाई एल से ही करोगे आप। एल जो है यही तरंग दैर्ध्य हो गई, समझने की कोशिश करो। दो शीर्षों के बीच की दूरी को उन्होंने कह रखा एल, तो भाई तरंग दैर्ध्य भी तो यही होती है। चलो ये भी बात क्लियर है, ठीक है, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे बोल रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश 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 से बढ़ती है। देखो आपके पास अगर रेडियो है, अगर आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उसका आयाम बढ़ाते हो, आयाम, और आयाम के बढ़ने से देखो अगर किसी का आयाम बढ़ाते हो तो आयाम देखो, अगर कोई तरंग ऐसा है तो उसका अगर आपको आयाम बढ़ाना तो आयाम ऐसा बढ़ा दो, मतलब ये पॉइंट्स यहीं रहने चाहिए, सब कुछ यहीं रहना चाहिए। बस आयाम बढ़ाने का मतलब ये है कि आप उसको उसके आयाम बढ़ा रहे हो ये, तो आयाम बढ़ाने से क्या होता है साउंड की जो आवाज साउंड जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हमसे कह रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश 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 से बढ़ती है। किससे बढ़ती है? आयाम बढ़ने से, ठीक है, आयाम बढ़ने से। आयाम होता है जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है ना उसकी मैक्सिमम पोजीशन का बढ़ना, उसकी दूरी का बढ़ना, मध्य से उसकी दूरी का बढ़ना, ठीक है। मैंने अनुप्रस्थ के हिसाब से समझा दिया, मैं आपको अनुदैर्ध्य के हिसाब से भी समझा सकता हूँ। माध्यम का कण अगर हल्के हल्के ऐसा वाइब्रेट कर रहा है तो आयाम कम है, वो ज्यादा दूर तक वाइब्रेट कर रहा है तो आयाम उसका ज्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई आयाम से, तो ये तो आयाम से है। इसके बाद 31वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? संपीड़न और विरलन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनुदैर्ध्य तरंगों के अंदर ही होता है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही साउंड वेव है। साउंड वेव यही तो होती हैं जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जो संपीड़न और विरलन की फॉर्म में चलती हैं, ठीक है भाई। तो ये भी आपने कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका फिनिश है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ को चलते हैं। अब कोई बच्चा YouTube पे ये कमेंट नहीं करेगा कि इजी क्वेश्चन करा के आप ये दावा करते हो कि हमारे उसमें से आएगा। मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल और इजी लेवल, सब तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं ये डेफिनेटली दावा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आएंगे आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर। आगे देखो, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? अगर आपने आवृत्ति की परिभाषा पढ़ रखी हो तो 1 सेकंड में तरंग जितने कंपन पूर्ण करती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में जितने ज्यादा कंपन होंगे, यहां तो 2.5 सेकंड में 40 कंपन हो रहे हैं, तो 2.5 सेकंड में 40 कंपन हो रहे हैं। तो आप देखो 1 सेकंड में कंपन कितने होंगे, मतलब 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड में जो कंपन हो रहे हैं वो 40 हो रहे हैं, तो 1 सेकंड में कंपन कितने होंगे? 40 को भाग कर दो 2.5 से, पॉइंट हटेगा, 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 25 अट्ठे 200 और 25 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। तो मतलब कुल मिला के 16 हर्ट्ज आ चुकी है यहाँ पर आवृत्ति। तो 32 में का पहला ठीक है। कोई बच्चा कैसा कर देगा इसको, रट्टू तोता बच्चा कैसा कर देगा इसको, निपटा देगा इसको? नहीं निपटाएगा। इसीलिए हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन डराएगा, हर एक क्वेश्चन आपको हवा लगेगा, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन भी निपटा दिया, क्वेश्चन नंबर 32 भी फिनिश। 32 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ को चलो। क्या बोल रहा है आपसे? आवृत्ति और कलावधि में क्या संबंध होता है? भाई देखो अलग अलग नाम से बोल रहा है, आवृत्ति और कलावधि। आवृत्ति होती है न्यू और कलावधि होती है टाइम पीरियड। तो आपको पता है न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t यह है भाई। टाइम पीरियड से बता दो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू, ठीक। तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? ओ हो भाई, मैं ये कह रहा हूं गर्त की गहराई। गर्त क्या होता है? इसको बोलते हैं श्रृंग और इसको बोलते हैं गर्त। तो गर्त का मतलब ये है कि जो कण है वो मध्यमान स्थिति से अपनी अधिकतम दूरी पर है, तो भाई इसी को ही आप आयाम कहते हो,
आयाम को यहां से परिभाषित कर दो, ये यहां से परिभाषित कर दो, बात वही है, बात बराबर है, कहीं से भी परिभाषित कर दो। तो इसको क्या कहा जाता है? आयाम। क्या कहा जाता है? आयाम। अपनी एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? आयाम। ठीक है, ठीक है, आयाम बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद ये तो फिनिश हो गया आपका, 33 भी आपका हो गया, 34 भी आपका हो गया। 35 की तरफ को चलो। 35 ये रहा। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, एक पैटर्न बताता हूं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो उसको समझना, 1 मिनट समझ लो। एक गाना गाओ, गाओ एक्स यूं देखकर, देखकर अब माइक्रो रेडियो। ठीक है भाई, ये एक पैटर्न लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ऐसे जाने पर जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है और आवृत्ति घटती है। आपको पता है जब आवृत्ति घटेगी तो तरंग की एनर्जी भी घटेगी। और यहां पर जो होता है ना, आवृत्ति वो सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। आवृत्ति ज्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो गाओ का मतलब क्या है? गामा, गामा किरणें। एक्स का मतलब है एक्स किरणें, तो गामा किरणों के बाद एक्स किरणें। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। देखकर मतलब विजिबल, देखकर मतलब विजिबल, दृश्य, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश। ठीक है भाई, दृश्य प्रकाश है। अब का मतलब क्या है? अवरक्त किरणें। और माइक्रो तो माइक्रो है, रेडियो तो रेडियो है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आवृत्ति पाई जाएगी वो गामा किरणों की होगी। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरणों की होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा एनर्जी भी गामा किरणों की होगी और सबसे कम वेवलेंथ भी गामा किरणों की होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ गामा किरणों की, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो किरणों की, सबसे कम एनर्जी रेडियो किरणों की, सबसे कम आवृत्ति रेडियो किरणों की। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें विबग्योर होता है, तो विबग्योर इधर से लिखा जाता है, VIBGYOR। अगर विबग्योर में देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ पाई जाएगी वो रेड कलर की और सबसे कम वेवलेंथ पाई जाएगी वो वॉयलेट कलर की। अब क्वेश्चन को पकड़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो हो गया था हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? देखो, भेदन क्षमता उसकी अधिक होती है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखो, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, न्यूट्रॉन और गामा किरणें, सबसे ज्यादा जो एनर्जी, अल्फा बीटा को तो छोड़ दो, सबसे ज्यादा गामा किरणों की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनकी भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा होती है। ये पैदा कहां से होती है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन होता रहता है, वहां से निकलती हैं गामा किरणें। बहुत खतरनाक है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। कैंसर सेल्स को गामा किरणें मार देती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है ये कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है, तो वो है गामा किरणों की। इसके बाद आता है, ये भी हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य आपको बता V इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। V दे रखा है 480 मीटर पर सेकंड, न्यू आपको दे रखा है 120, तो वेवलेंथ पूछिए। 12 चौक 48, 4 हो जाएगी, लैम्डा जो हो जाएगी वो 4 मीटर हो जाएगी। जहां भी है लगाओ और आगे बढ़ो। ASM ने पूछा था, ये ASM 2004 की परीक्षा में आया था, RRB जम्मू में। लगा दोगे आप, लगा दोगे, सब लगा दोगे, मेरे साथ बने रहो, सब लगा दोगे आप, सब फाड़ दोगे सालों को। इन्हें कुछ नहीं है, आपसे बढ़कर नहीं है। तरंग का आयाम डैश 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 होता क्या है? तो मैंने बताया था तरंग का आयाम क्या होता, बताओ। तरंग का आयाम होता है, जो कण होते हैं ना, माध्यम के कण, जिस माध्यम में तरंग चल रही है उनका मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन, वही आयाम कहलाता। तो तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, नहीं भाई वो तो तरंग दैर्ध्य होती है, ये तो नहीं होगा। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी, बात बिल्कुल सही, यही आपका तरंग का आयाम होता है। चलो खत्म, बहुत अच्छा। ये डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्लियर अब हो गई। क्वेश्चन आपने अब लगा दिया, पता चल गया ना कहां पूछा गया। मेरे कहने से तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं कहता हूं कि इसको समझ लो, लेकिन अब आपने देख लिया तो अब आपको डेफिनेटली इसकी वैल्यू का पता चल गया होगा। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से तो आपने समझा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38वां, क्वेश्चन 38वां देखो। क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है? इंफ्रारेड किरणें क्या है? मैंने बताया था इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं, इनको अवरक्त कहते हैं।
अवरक्त किरणें क्या है? अवरक्त किरणें क्या अनुदैर्ध्य तरंग है? नहीं भाई, अवरक्त किरणें ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो स्पेक्ट्रम सिखाया है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 39वां, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है, इसमें से कौन सी है? परावैंगनी किरणें सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं, सबसे ज्यादा हानिकारक परावैंगनी किरणें होती हैं। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण जो है वो परावैंगनी है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, लेकिन हानिकारक परावैंगनी किरणें, अगर आपकी त्वचा पर परावैंगनी किरणें गिर जाए तो आपकी त्वचा को स्किन कैंसर करवा देती हैं। ये किरणें इतनी हरामी है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, हो गया, ये वाला भी हो गया 39वां। अब 40वें की तरफ को चलो। ध्वनि संचरण के क्या है? ध्वनि 40वां, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र, मैंने बताया था जहां पर पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और प्रेशर भी ज्यादा हो जाता, वो हाई डेंसिटी रीजन होता है जहां पर घनत्व ज्यादा होता है। तो वो कहाँ होता है? जब पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं संपीड़न। तो ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। सी वाला खत्म और आगे बढ़ो। आरआरबी ग्रुप डी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने पेपर छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एएलबी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं टक से मौत को छू के वापस आया हूं। अरे नहीं यार, मेरा सिलेक्शन हो रहा था, बस फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया सारा। वो कोई बच्चा ऐसा नहीं था जिसने छोड़ दिया हो। किस्मत किस्मत की बात है, आज हम आपके सामने खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी भी कह दो, कुछ भी कह दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक लंबी होती है? ध्वनि तरंग की बात कर रहा है और तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी। तो देखो, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आवृत्ति का उल्टा होती है। जिसकी आवृत्ति सबसे कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, यही तो होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो आवृत्ति सबसे कम किसकी है, तो आपको दिखाई दे रहा है 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग, इसकी आवृत्ति सबसे कम है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लंबी होगी। लेकिन ये लॉजिक तो मैं ही बताऊंगा आपको, कौन बताएगा? रटाना नहीं है मुझे, कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर कराना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? देखो, तरंग दैर्ध्य लंबा विद्युत चुंबकीय में वो होगा जिसकी लैम्डा सबसे बड़ी होगी, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा? भाई देख लो कौन सा तरंग दैर्ध्य लंबा। देखो ये 3.66 इंटू 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -2 है, ये तो बहुत छोटा हो गया, इसे तो हटा दो। 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6 में वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है? 10 की पावर 6 की। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 42 में का हो गया सी। क्लियर है ये वाली बात? भाई अगर आईएएस की तैयारी भी कर रहे हो ना आप, साइंस की सारी वीडियोस देख लो मेरी। अगर आपका आईएएस में भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो कहना, कोई क्वेश्चन बच जाए तो कहना। आप बोलोगे कि सर इतनी बड़ी बात बोले, भाई सही बोल रहा हूँ, मैं आपको बड़ी डिटेल में क्लियर कराऊंगा मेरे बच्चे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, फाड़ कर रख दोगे, ऐसी साइंस करा दूंगा आपकी। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? भेदन क्षमता, इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं देख कर आता हूँ, कहीं ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग रुक गई हो, इतनी मेहनत से रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, कभी रिकॉर्डिंग रुक गई हो। नहीं भाई चल रही है, चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? अभी आपको मैंने बताया था भेदन क्षमता उसकी सबसे अधिक होती है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो कहीं गामा किरणें दिखाई दे रही हैं क्या बाबू? टिक करो, टक से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बना कुछ मेहनत करने का, इसमें कुछ हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। देखो आपसे पूछा गया है 500 हर्ट्ज आवृत्ति का तरंग स्रोत, तो आपको यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी? 500, और आपसे कह रखा है 0.4 मीटर तरंग दैर्ध्य, लैम्डा दे रखा है 0.4 मीटर का। तो आपसे कह रहा है तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी आ गई। तो दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? दूरी दे रखी है, समय पूछा तो पहला आपको स्पीड पता होनी चाहिए। तो इससे स्पीड निकालो, v इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। v निकालना है मुझे, न्यू कितना है? 500 है, लैम्डा कितना है? 0.4 है। पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 कर दोगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 50 की 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 पंजे 20,
तो ये हो जाएगा 200। तो वेलोसिटी आपके पास 200 आ चुकी है। ठीक है, अब वही चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब चाल है 200, दूरी कितनी तय करवा रहा है, 600 मीटर की। तो समय कितना लगेगा, तो समय यहां को पहुंचा दो, 600 की भाग में आ जाएगा 200, 2 तिया 6, 3 सेकंड का समय कहाँ है, उड़ा दिया आपने। इजी क्वेश्चन था भाई। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को क्लियर करके रखोगे तो ऐसे तो क्वेश्चन को फाड़ दोगे आप। चलो भाई, ये भी मैंने आपका क्लियर करवा दिया। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ को चलते हैं। किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। भाई आपको पता है ना, तरंग जब एक चक्कर पूरा करती है तो उस चक्कर को पूरे करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो तरंग का समय काल कहोगे आप उसको, तरंग का समय काल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, तरंग का समय काल, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 भी आपका पूरा। 46वां देखो, एक्स किरणों पर एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। आरआरबी चेन्नई ने टीसी में और सीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था 2001 में। आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास अपना एक्सरे करवाने के लिए जाते हो तो एक्स किरणें जो होती हैं वो आपकी हड्डी को पार करके नहीं जाती हैं, लेकिन जो आपकी फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जिसको आप एक्सरे बोलते हो, एक्सरे में बाकी और जगह से निकल जाती हैं। जहां आपकी हड्डी आती है वहां पर व्हाइट व्हाइट आपकी हड्डियों के इंप्रेशंस पड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक्स किरणें आपकी हड्डी को पार करके नहीं जा पाती, ध्यान रखना। तो एक्स किरणें पार नहीं करती लकड़ी को, मांस को, त्वचा को, मानव अस्थि को, मानव की हड्डी को पार नहीं कर पाती। इसके बाद डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। भाई आपको पता है डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने, ठोस वस्तु है उसके आर पार आपको निकालना, तो भाई ये काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कर सकती हैं। आपको पता है मैं यहां पर अगर आपसे फोन पे बात करूंगा तो दीवारों के बाहर तरंगे निकल के जा रही हैं। तो जो तरंगे निकल के जा रही हैं फोन के अंदर से, वो कौन सी तरंगे हैं भाई। आप वहां पर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हो और माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल करते हो। तो ये रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये ठोस वस्तुओं को भेद करके निकल जाती हैं। तो यहां पर आप डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलो भाई 47वें का सी ये भी हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 48वां कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होगी, आ जाओ। तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है क्योंकि इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम। तो गामा किरण इसका आंसर हो जाएगा। अब देख तो लो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो गामा किरण है क्या, बिल्कुल है भाई मेरे लाल, बिल्कुल है, निराश मत हो बच्चे, सब है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। हा, आपको पता है इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो 49 का आवृत्ति देखो जहां भी होगा लगा देना। 49 का आवृत्ति कहां है, छोटा कर दो। 49 का आवृत्ति, 49 का डी आवृत्ति दे रखा, लगाओ और आगे बढ़ो। तो इसका हो जाएगा डी, 49 का हो जाएगा डी आवृत्ति। अब मैं इसको क्रॉप कर देता हूं क्योंकि परेशान बहुत करेगा। इतने हिस्से को क्रॉप करो और आगे बढ़ो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 50 में देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर मतलब क्रेस्ट और 40 गर्त मतलब ट्रफ बनते हैं। तरंग की आवृत्ति क्या होगी। भाई मैं बताऊं, आप अगर एक तरंग बनाओगे तो ये निचले वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट अगर आप देखोगे क्रेस्ट कितने हैं, तो दो तो क्रेस्ट हैं, दो पीक पॉइंट्स हैं और दो लोवेस्ट पॉइंट भी आते हैं इसमें। या तो ये वाला ले लो या ये वाला, या फिर ये वाला और ये वाला ले लो। तो दो तो आपके बहुत ट्रफ होते हैं और दो ही आपके क्रेस्ट होते हैं, मतलब दो पीक पॉइंट होते हैं और दो ही नीचे वाले पॉइंट होते हैं। तो एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर
और 40 गर्त मतलब ट्रफ बनते हैं। तो आप एक देखेंगे, एक दोलन में दो तो शिखर बने और दो ही इसके अंदर ट्रफ बनेंगे, निचले वाले पॉइंट बनेंगे। तो एक आवर्त काल में दो दो बनते हैं, दो शिखर और दो ही इसके गर्त बनते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 शिखर बनना है तो 40 बार राउंड कंप्लीट किया होगा वेव ने। एक राउंड में 2 बार हो रहे हैं शिखर, तो इसका मतलब 40 गर्त बने हो, 40 ही आपसे कह रहा है 40 गर्त हैं और 40 ही इसके अंदर क्या है, शिखर है। तो 40 शिखर हैं और 40 ही गर्त। सॉरी फॉर दैट, बताना चाहूंगा आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज रहना भूल गई, बताना भूल गया यार, ये शिखर होते हैं और इसमें इस तरंग के अंदर गर्त ये वाला होगा, निचला वाला पॉइंट, सॉरी फॉर दैट। नीचे वाला पॉइंट जो होगा ये गर्त होगा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ये गर्त होगा और ये शिखर होगा। तो एक चक्कर में एक गर्त और एक शिखर, तो ये शिखर हो गया, शिखर, और ये गर्त हो गया, गर्त। तो इसका मतलब एक आवर्तकाल में एक शिखर और एक गर्त। तो इसका मतलब 40 अगर शिखर आए हैं और 40 ही गर्त आए हैं, तो इसका मतलब वेव ने 40 चक्कर पूरे किए हैं। तो 40 चक्कर पूरे किए हैं कितने सेकंड में, 0.3 सेकंड में। तो आप देखेंगे 0.3 सेकंड में जो चक्कर पूरे किए गए हैं 40, तो एक सेकंड में चक्कर कितने निकल जाएंगे, 40 को आप 0.3 से भाग कर दो तो पॉइंट हटा दो, 400 हो जाएगा। 400 के 3 हिस्से करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 के 3 हिस्से करोगे तो आ जाएगा 133.33। तो एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, यही तो डेफिनेशन है। तो 0.3 सेकंड में हो रहे हैं 40 चक्कर पूरे। पता कैसे लगा 40 चक्कर पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया श्रृंग और गर्त से, 40 श्रृंग और 40 गर्त, तो इसका मतलब दोनों, एक श्रृंग और एक गर्त को मिलाकर के एक चक्कर, तो इसका मतलब 40 शिखर और 40 गर्त को मिलाओगे तो आपके 40 चक्कर हो जाएंगे। तो ये हो रहे हैं 0.3 सेकंड में 40 चक्कर। तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे, आपने देख लिया 133.33। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट। यही आपसे पूछेगा तरंग की आवृत्ति बताओ। तो देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आती हैं, दिमाग लगाने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटा दो। एक स्रोत 0.4 सेकंड में 20 तरंग शिखर और तरंग गर्त ट्रफ उत्पन्न करता है। तो यहां पर मिसप्रिंट हो गया, 20 तरंग के शिखर है और 20 ही गर्त है। तो देखो 20 अगर शिखर है और 20 ही गर्त है, तो इसका मतलब 20 दोलन पूरे किए गए हैं कितने समय में, 0.4 सेकंड में। तो 0.4 सेकंड में जो दोलन पूरे किए गए हैं 20, तो एक सेकंड में दोलन कितने पूरे किए गए हैं, तो 20 को आप 0.4 से भाग कर दो, पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 50 हो गए। तो एक सेकंड में दोलन जितने भी पूरे होते हैं उसको आप आवृत्ति कहते हो। तो आवृत्ति कितने हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। पूछा क्या था आपसे, यही पूछा है क्या, तरंग की आवृत्ति बताओ, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, ये वाली बात मेरी ठीक है। अभी देखो ये भी डाउन होने वाले हैं, इसका अब मुझे हाथ में लेना पड़ेगा, ये भी डाउन होने वाला। एक बार तो डाउन हो गया, दूसरी बार डाउन होगा। चलो भाई 51 में भी आपने उड़ा दिया। 52 में देखो, अब आप 52 क्या कह रहा है, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। देखो एक्सरे क्या है, मैंने आपको बताया एक्सरे क्या है, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां बताया था मैंने एक्स किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। तो ध्यान देना एक्सरे जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। 53वां क्वेश्चन, एक तरंग की चाल 200 मीटर पर सेकंड है तथा तरंग दैर्ध्य आधा मीटर है, तरंग की आवृत्ति क्या होगी। यार कितनी बार आ गया, इस फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन बन गए। v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तरंग की आवृत्ति, तो आवृत्ति निकालेंगे। चाल कितनी दे रखी है, 200, न्यू पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य कितनी है, आधा मीटर, डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो आवृत्ति जो है वो 400 आ जाएगी, 400 400 400 आवृत्ति आ जाएगी। तरंग की चाल 20 मीटर पर सेकंड है तथा तरंग दैर्ध्य आधा मीटर है, तो तरंग की आवृत्ति होगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऑप्शन गलत दे रखे हैं, मतलब ये यूनिट गलत दे रखी है। मीटर पर सेकंड तो कभी होती ही नहीं है आवृत्ति की, यूनिट पर सेकंड होता है, पर सेकंड। तो आप पर सेकंड कह सकते हो, 400 पर सेकंड। आपको आप ऐसे कह सकते हो 400 पर सेकंड, जिसको आप हर्ट्ज भी कहते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यूनिट के हिसाब से सही नहीं है, यूनिट के हिसाब से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 भी फिनिश। चलो आगे चलते हैं। देखो जब आपकी प्रैक्टिस हाई लेवल की होती है ना, तो आप इस तरह से बुकों के अंदर गलतियां निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 53 भी खत्म। 54, एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है।
तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? आहा, देखो आपको पता है रेडियो स्टेशन जो है वो 819 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, और आपको पता है जो रेडियो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, चाल वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दे रखा तो आप इतना लोगे, तो चाल आपको दे रखी है। एक रेडियो स्टेशन 819 किलो हर्ट्ज, तो आपको यहाँ पर आवृत्ति दे रखी है 819 किलो का मतलब होता है 1000, तो 819 किलो हर्ट्ज, अब ये हर्ट्ज हो गया। तो आपसे पूछा है तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, तो लैम्डा आपसे पूछा है, तो v इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। v आपको दे रखा 3 × 10⁸, और न्यू आपको दे रखा 819 और 1000, ये ऐसे लगा दो, लैम्डा पूछा गया। तो देखो 1000 के 3 जीरो खत्म करूंगा तो यहाँ से 8 जीरो है, तो यहाँ 5 जीरो रह जाएंगे, तो 10⁵ ये बचेगा, तो 3 का आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 819 जो है वो भाग में आ जाएगा, यहाँ बचेगा लैम्डा। तो अब आप देख लो भाई, 3 से काट के देख लो, 3 से कट रहा है क्या? 3 दूनी 6, 6 7 8, 2 बचे, 3 7 21 और 3 3 9, 3 से कट गया। 3 से काटोगे 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 जीरो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 जीरो ऐसे ही। अब आप ये 1 2 3 1 लाख को 1 2 3 4 5 जीरो ऐसे ही 273 से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी? वो लैम्डा कहलाएगा। भाग कर लो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो आप, 273। तो 273, पहले देखो आंसर किस में आ रहा है, आंसर जो आ रहा है, ठीक है ठीक है, तो आंसर 273 है ये। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, 1000 अलग ले लेता हूँ, तो 1000 को भाग करूंगा, इसको मैं 10⁻² में कह दूं, 10⁻² में, तो 1000 को अगर मैं 273 से भाग करूंगा तो ये चले जाएगा 5 बार नहीं 4 बार, 4 बार 273 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 के 12 का 2, हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 29 का 9, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 10 ही 10, 1000 बार में, तो 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार, अरे 3 बार, अरे रुक मिट जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 का 9 9, 7 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 1 7 का 7 7, घटाओ बताओ कितना आएगा? 10 में से 9 निकाले 1 बचा, 9 में से 1 निकाले 8 बचा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 निकाले तो 2 बचे और 1 ही ऐसे रह जाएगा। अभी क्या लिख दिया मैंने, ये घटाना भी नहीं आ रहा, दिमाग ज्यादा चला लिया क्या? 10 में से 9 निकाले, 10 में से 1 बचा तो 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 निकाला तो 8 बचा। यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ तो बचेगा 9, 9 में से 7 निकाले 2 बचे, 281, 281 आ जाएगा। अरे नहीं यार, हाँ 281 आना चाहिए। 10 में से 9 निकाले तो 10 में से 9 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 निकाला 8 और यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 7 निकालेंगे 2 बचेंगे, 281, 281, 7 और 2 9, 9, हाँ यार 281, 4 बार जाएगा भाई। 4 भी कहीं है क्या? नहीं 4 नहीं है, 3 से स्टार्ट हो रहा है भाई, 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है। मुझसे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो रही है। चलो फिलहाल मैं देखूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। जो लास्ट में आया था वो आया था मेरे पास 1000 इंटू 10⁻², ऐसे 1000 इंटू 10⁻², और नीचे कितना चल रहा था? अबे नीचे कितना चल रहा था? 819 ने 273, नीचे कितना चल रहा था? 273, भूल गया, दिमाग कहाँ लगा हुआ है, 273 ही चल रहा था। तो 273 चल रहा है तो भाई इसे यहीं भाग करके देखूंगा मैं। अब यहीं भाग करके देखूंगा 1000, मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ जल्दी से, अरे यार टाइम लगा दिया इसने। तो 273 से भाग करनी है किसको? 1000 को। तो ठीक है 10⁻² तो अलग ही था, है ना, ये कैलकुलेट करके यहाँ आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, यहाँ मैं भेज रहा हूँ 3 बार, तो 3 3 9 का 9 9, 7 21 का 1 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 1 6, 6 और 2 8 आ रहा है यार, यही तो गलती हो रही है। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 9 निकालेंगे 1 बचेगा, 9 में से 1 निकालेंगे 8 बचेगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 निकाले 1, 181। ठीक है, नहीं जाएगा लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 6 बार चला जाएगा। 3.6 इंटू 10⁻², 3.6 इंटू 10⁻², ये बचा, देख लो अब यही आएगा 3.6 इंटू 10⁻²। कैलकुलेट कर लो आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, थोड़ी सी सिली मिस्टेक ने मेरी दिमाग की बत्ती गुल कर दी। चलो 54 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, आवृत्ति डैश 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 में प्रकट की जाती है
और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो आवृत्ति जो है वो हमेशा हर्ट्ज में, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। याद रहे आवृत्ति का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो 55 भी आपने लगा दिया, 55 भी आपने लगा दिया। चलो 55 के बाद जरा 56 की तरफ को चलते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, सबसे कम तरंग लंबाई, तरंग लंबाई को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? गामा किरणों की। तो देखो गामा किरणें कहाँ है? गामा किरणें कहाँ है? डी, 56 का डी, 56 का डी। एक चीज से कितने सारे क्वेश्चन लग गए, एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, कितने सारे क्वेश्चन लग गए। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तरंग हमेशा ऊर्जा का परिवहन करती है, ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है, ऊर्जा को, ध्यान देना, ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। तो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा बी, 57 का बी। खत्म, टाटा बाय बाय। 57 भी उड़ गया। 57 के बाद 58 की तरफ को चलते हैं। 58 में बोल रहा है डैश 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 सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। भाई कौन सी है हानिकारक विकिरण? पराबैंगनी किरणें जो है बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ये पराबैंगनी किरणें स्किन का कैंसर कर देती हैं। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा बी। मैंने एक बार और क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करवा दिया। 58 का बी होने के बाद क्वेश्चन नंबर 58 से चलते हैं 59 की तरफ को। 59 में कह रहा एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। देखो ऑर्गन पाइप का ये एग्जांपल है, ऑर्गन पाइप का ये क्वेश्चन है। तो ऑर्गन पाइप में अगर एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुली हुई ऑर्गन पाइप होती है तो इसमें विषम, क्या? विषम, विषम को बोलते हैं ओड। इसमें जो है विषम, विषम मतलब ओड हार्मोनिक्स पाए जाते हैं। तो सभी विषम हार्मोनिक्स इसके अंदर पाए जाएंगे। नोड भी होते हैं इसके अंदर, एंटी नोड भी होते हैं। तो कभी इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी आप इसको समझ के थोड़ा सा याद करके चलें। विषम हार्मोनिक्स पाए जाते हैं किसके अंदर? जल्दी से बताओ। एक तरफ से बंद ऑर्गन पाइप के अंदर। ठीक है, तो ये वाला आपको थोड़ा सा याद करना, बस इस वाले को मैं याद करने के लिए कह सकता हूं 59 में, क्योंकि मैंने इसकी डिटेल नहीं बताई आपको। 60वां क्वेश्चन, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? भाई सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है, सूक्ष्म तरंगों का, रेडियो तरंगों का। देखो प्रकाश तरंगों का तो प्रयोग नहीं करेगा रिमोट, रिमोट के अंदर प्रकाश तरंगें नहीं होंगी। ध्वनि तरंगें वैसे भी नहीं होंगी। क्या रिमोट आप दबाते हो तो क्या उसमें से आवाज निकल के जाती है? नहीं, तो ये दोनों नहीं होंगी। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है और रेडियो तरंगों का प्रयोग। तो इनमें से किस तरह की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आपको पता है जो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सेल फोन के द्वारा भी रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सेल फोन के अंदर रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा रेडियो तरंगों का प्रयोग। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग नहीं, रेडियो तरंगों का। बहुत जगहों पर सूक्ष्म तरंगे भी दे रखा है इसका आंसर, बहुत जगहों पर। कुछ लोगों का मानना सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है, कुछ लोगों का मानना रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग भी कर लेते हैं, रेडियो तरंगों का प्रयोग तो होता ही है सेल फोन के अंदर। सेल फोन, चलो एक काम करें, सेल फोन अगर आ जाए तो रेडियो तरंगे और रिमोट आ जाए तो सूक्ष्म तरंगों पर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग। 60वें का सी, जरा इसके ऊपर चर्चा करो। 60वें का सी, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होगा या फिर किस तरह की तरंगों का प्रयोग होने वाला? 60वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो यार सूक्ष्म तरंग होनी चाहिए। 60वें क्वेश्चन में क्या होगा? 60वें का सी दे रखा बुक के अंदर भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। 60वें का सी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। अगर रेडियो तरंगों का आ जाए तो आप सेल फोन के अंदर रेडियो तरंगों का प्रयोग बताओगे तो सूक्ष्म तरंगों का। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन जिसमें लॉजिक मतलब एक तरह से याद करने वाले होते हैं तो ये थोड़ा गड़बड़ाहट पैदा करते हैं। अगर मतलब कुछ फॉर्मूले वगैरह लगे तो उन क्वेश्चनों को तो एकदम उड़ा दिया जाए। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग। तो ये वाला भी आपने पूरा का पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 60 ये भी फिनिश। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन बचते हैं आपके पास सिर्फ 3। ठीक है भाई, चलो इस वाले क्वेश्चन को लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61वां आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है। तो देखो तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बता रखा था, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो की। रेडियो की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। रेडियो की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी।
तो यही तो पूछा, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो रेडियो की। कहीं है क्या इसमें? एक्स किरणों की, गामा किरणों की, पराबैंगनी किरणों की और अवरक्त किरणों की। अब इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे? देखो एक्स सबसे पहले आता है गामा किरण है, तो इनकी तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। गामा के बाद आता है एक्स किरण है, तो फिर इनसे थोड़ी सी ज्यादा इसकी होती है। और गाओ एक्स, फिर आता पराबैंगनी किरण है, फिर आता है गाओ एक्स पर देखकर अब, तो अवरक्त किरणें। इन चारों में सबसे ज्यादा अगर वेवलेंथ अगर पूछी जाएगी तो वो अवरक्त किरणें होंगी, अवरक्त। ठीक है, सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा डी वाला, मतलब अवरक्त किरणें। इसके बाद आप आ जाओ 62वें पे। 62वां कह रहा 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल कितना होगा? तो टाइम पीरियड पूछ रहा। देखो टाइम पीरियड, समय अंतराल जो है ना वो निकलता है आवृत्ति से। समय अंतराल जो होता है वो आवृत्ति का उल्टा होता है। आवृत्ति दे रखी है 20, तो एक को 20 से भाग करो, कैसा चला जाएगा? नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। अब भी नहीं जाएगा, लगा देंगे 0, बढ़ा देंगे 0। 20 पंजे 100, 0.05 आ गई। तो 0.05 सेकेंड यही टाइम पीरियड था। 62 का सी लगा दिया, क्लियर हो गया। चलो फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ये चीजें मजेदार होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको साइंस में याद भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो है ना एक तरह के यूजेज हैं, यूज किए गए हैं पहले से ही, पहले से ही। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी, दूरी नहीं दे रखी, दूरी नहीं दे रखी, तो तरंग दैर्ध्य होगी। देखो एक श्रृंग और एक गर्त, अगर मैं आपसे कहूं ये तरंग ने एक चक्कर पूरा करा तो ये श्रृंग कहलाएगा और ये गर्त कहलाएगा। अगर मैं ये कहूं कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को एल कह दूं, श्रृंग और गर्त, गर्त ये हुआ और श्रृंग ये हुआ, तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को अगर एल कह दिया जाए, एल कह दिया जाए, तो हमसे कहा तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? अब देखो आपको पता है एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी जो है ये एल दे रखी है। अगर मेरे पास एक श्रृंग और होता तो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती। तो कहीं ना कहीं तरंग दैर्ध्य का आधा हिस्सा है एल, तो इसका मतलब अगर मैं एल और एल मिला दूं तो ये मेरे पास जो है वो 2l हो जाएगा, जो कि अपने आप में तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगी। तो इसका मतलब लैम्डा जो होने वाली है वो 2l के बराबर होने वाली है। तो जहां कहीं भी 2l है वो लिख दो, क्योंकि इसके अंदर कुछ हिस्सा मिस प्रिंटिंग। होप सो ये सेशन आपने बहुत इंजॉय किया होगा। लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश करा दिए, मजा आया होगा। ये मैंने तरंग और उनके गुणधर्म के ऊपर सारे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आरआरबी ने स्टिल अभी तक पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन करा दिए, चाहे वो जेई के हो, चाहे आपके वो टीसी के हो, सीसी के हो, चाहे आपके वो एनटीपीसी के हो, या फिर आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी के हो, सारे क्वेश्चन टेक्नीशियन को सारे क्वेश्चन करा दिए। आप ये क्वेश्चन लगा लो, लिटरली आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं बहुत बड़े लंबे छोड़े दावे नहीं करता, लेकिन इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ गया तो बच के नहीं जाएगा। बाकी चैप्टर की बात नहीं कर रहा, इस चैप्टर का तो क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन इसी तरह से चाहिए तो प्लीज यार अच्छे से कमेंट करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और लाइक तो आपको करना ही है। थैंक यू सो मच यार, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने।